Big hello to everyone and welcome to PW Only IS. So in this Sambhav series we have reached to a new milestone. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर को, जहां पे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में। ज्योग्राफी में इससे पहले के जो 6 लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने डिटेल में सोलर सिस्टम से लेकर हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ तक की कंप्लीट जानकारी हासिल कर ली है। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखेंगे और जानेंगे कि इन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके अप्लाइड पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अप्लाइड पार्ट हियर मींस अगर कोई इग्नियस रॉक है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, चाहे वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो या कुछ और सिग्निफिकेंस। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनकी क्या एप्लीकेशन है उसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए है एक बिग अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अपने एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे संकल्प बैच 2026 में। दिस इज अ इंग्लिश मीडियम बैच, यानी कि इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज को समझाया जाएगा इंग्लिश में बट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हिंदी में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी मिल सके। एंड अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे टाइटन बैच में, जिसका प्राइस है 11,999। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी साल 2025 में एक अच्छी रैंक हासिल करें, जो कि यूपीएससी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसको हम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में सृजन के नाम से जानते हैं, जिसने पिछले सालों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू हैव टू एनरोल विद दिस बैच इन 11,800 रुपीज। एंड अगर आप अभी कॉलेज में हैं और चाहते हैं कि आप अपने यूपीएससी को 2027 तक लेकर जाना चाहते हैं और 2027 में अपीयर हो रहे हैं, देन यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, दैट इज यूपीएससी प्रारंभ बैच। And you can enroll in this batch with 34,999 rupees. बट अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे प्रहार बैच में, जिसका प्राइस है ओनली 7,999 रुपीज। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिना ऑप्शनल के तो सक्सेस हासिल होगी नहीं, तो आप ऑप्शनल बैचेस को भी अवेल कर सकते हैं। 2025 के जो ऑप्शनल बैचेस हैं दे आर अवेलेबल एट 8,999 रुपीज। और अगर आपको इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर विच इज गिवन हेयर ऑन योर स्क्रीन। और अगर आप इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्राइमरीली व्हेन इट कम्स टू दी रॉक्स, हमें यह समझ में आना चाहिए रॉक्स आखिर क्या होती हैं। इस धरती के ऊपर मल्टीपल यानी कि न्यूमरस मिनरल्स का प्रेजेंस है। जैसा कि हमने देखा था इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर मैग्मा जो है, मैग्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। वही मिनरल्स जब मैग्मा बाहर आता है सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और इन्हीं मिनरल्स को अगर हम एग्रीगेट फॉर्म में देखें तो उसे ही रॉक्स कहा जाता है। तो अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं कि रॉक्स आखिर क्या होती हैं, रॉक्स आर नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉलिड फॉर्म, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉलिड फॉर्म। और ये जो सॉलिड फॉर्म के अंदर डिफरेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रॉक्स की संज्ञा देते हैं। अब ये मिनरल्स जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में जब जुड़े हुए हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये मिनरल्स कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। बेसिकली इन मिनरल्स को बांध के रखने वाले हैं केमिकल बॉन्ड्स। सो देयर आर वेरियस केमिकल बॉन्ड्स जिनकी सहायता से ये मिनरल्स आपस में जुड़े हुए होते और एक एग्रीगेट तरीके से सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जिसे ही हम रॉक्स की संज्ञा देते हैं। अगर आज हम इस धरती के ऊपर मिनरल्स की बात करें, न्यूमरस मिनरल्स आर फाउंड, न्यूमरस मोर देन 3,000 to 5,000 मिनरल्स आर देयर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। एंड इसी वजह से इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर हमें डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। यही तो हमारे इस धरती की खूबसूरती है कि इतने मिनरल्स होने के कारण हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, और इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम ह्यूमन बेटरमेंट के लिए करते हैं। जब इन रॉक्स को हम देखते हैं तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं न्यूमरस मिनरल्स आर फाउंड,
तो कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स के अंदर आपको दिखाई देंगे? फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज। फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज ऐसे दो मिनरल हैं जो कि जनरली मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स के अंदर ये मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। दीज आर द मिनरल्स which are largely found in majority of the rocks which are present on this planet Earth. When it comes to the study of the rocks, जैसे हमने ज्योग्राफी को बोला कि इट इज स्टडी ऑफ अर्थ, वैसे ही रॉक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ रॉक्स इज टर्म्ड एज पेट्रोलॉजी। ये स्टडी ऑफ रॉक्स क्या है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। और जब हम इन रॉक्स को स्टडी करते हैं तब हमें क्या क्या प्राप्त होता है? देयर आर डिफरेंट कलर्स की रॉक्स। यहां पे जब हम रॉक्स को देखेंगे तो इन रॉक्स का डिफरेंट कलर्स की रॉक्स हमें दिखाई देती हैं। कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही वाइट कलर की हैं, जैसे कि क्वार्ट्जाइट। आई एम नॉट सेइंग क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट व्हाइटिश मिल्की कलर की रॉक होगी। जैसे कि गैब्रो एकदम डार्क कलर का रॉक होगा। बसाल्ट डार्क कलर की रॉक है। ऐसे डिफरेंट कलर्स की रॉक्स हमें दिखाई देती हैं। ऐसे ही हमें डिफरेंट हार्डनेस की रॉक्स भी दिखाई देती हैं। जैसे आप ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो कि बहुत ही हार्ड है। मार्बल बहुत हार्ड पत्थर है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं कुछ सोप स्टोन की, जो कि बहुत ही ब्रिटल होती हैं, है ना। नमक जो नमक है वो भी एक बहुत ही सॉफ्ट सी रॉक है। तो हार्डनेस भी इनका एक मेजर फैक्टर होता है। देन थर्ड इज टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब यह है कि कई रॉक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो मिनरल या ग्रेन्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है। कई रॉक्स ऐसी हैं जिनके अंदर मिनरल्स या ग्रेन्स का साइज बहुत छोटा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लोएस या शेल, ये ऐसी रॉक्स हैं जिनके अंदर जो ग्रेन साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। ऑन द अदर हैंड कॉन्ग्लोमरेट की बात करें, सैंडस्टोन की बात करें, इनका साइज कंपैरेटिवली डायमीटर में बड़ा होता है। तो इसका मतलब यह है, जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू आर नोटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक एंड आप सिंसियरली इसे फॉलो कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आपके पास एक बेहतरीन नोट्स हो ज्योग्राफी को लेकर। एंड यहां पे मैंने बोला कि रॉक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स वी ट्राई टू आइडेंटिफाई। वन इज द कलर ऑफ द रॉक, सेकंड हार्डनेस ऑफ द रॉक्स, टेक्सचर ऑफ द रॉक, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब स्टडी किया जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब स्टडी किया जाता है रॉक्स के अंदर। ठीक है, अब हमने बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर ली कि रॉक्स का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉलिड फॉर्म, एंड these minerals are aggregated because of the various chemical bonds, जिस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज दो ऐसे मिनरल्स हैं जो लार्जली सारी रॉक्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं। इनकी स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। और जब हम स्टडी करते हैं तो उसके क्या बेसिस हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स की रॉक्स हैं, डिफरेंट हार्डनेस की हैं, डिफरेंट टेक्सचर की, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन की रॉक्स हमें दिखाई देती हैं। बट अगर हम इन रॉक्स को देखें तो इनका जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन वो क्या है, रॉक्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, कैटेगराइज कैसे किया जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड। व्हेन वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन अगर हम बोलें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन अगर हम बात करें, they are classified into 3 major segments. One we call as igneous rocks, second we call as sedimentary rocks, and third we call as metamorphic rock. Sedimentary rocks and metamorphic rocks. अब हमने इन तीनों रॉक्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, क्योंकि अभी तक जो लोअर एनसीईआरटीज यानी कि 6 to 10th की एनसीईआरटीज जो हैं उसमें इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इन रॉक्स के बारे में नहीं मिलता। तो आई स्टिल बिलीव दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बेसिक्स। आप कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे इन रॉक्स के बारे में, बट आपको मैं थोड़ा सा एनहांस्ड लेवल पर जाके इनकी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सो प्लीज बी विद मी। देखिए, सबसे पहली जो रॉक्स है दैट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक की बेसिक इंफॉर्मेशन कहती है, दिस वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम इग्निस।
और इग्निस का मतलब होता है फायर, यानी कि ये रॉक का जन्म होता है मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से, क्योंकि मैग्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, आग बबूला हो गया है, वैसे ही वहीं से इसका जन्म हुआ मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ये प्राप्त हुई। फिर आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो वर्ड है, दिस इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन करना। सेटल डाउन का मतलब यह है कि जब कोई भी एक रॉक के पार्टिकल्स, छोटे छोटे सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाते हैं और प्रेशर टेम्परेचर के इंपैक्ट के कारण एक रॉक बनाते हैं, तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऐसी रॉक जो कि मेटामॉर्फ वर्ड से इस पूरे के पूरे रॉक का नाम आया। मेटामॉर्फ का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। मतलब कोई एक रॉक पड़ी थी, उसके ऊपर कुछ प्रेशर टेम्परेचर का इंपैक्ट आया और उसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर लिया, अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। So on the basis of their origin, the rocks are largely classified as igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Let's begin first with the igneous rocks. What I'm going to do here is, मैं एक दो स्लाइड्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करूंगा ताकि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जिस रॉक की हम बात करने वाले हैं, दैट इज इग्नियस रॉक। As I have mentioned earlier, the igneous rocks, this word is being derived from ignis, और ignis का मतलब होता है फायर। ignis का मतलब होता है फायर। इसका मतलब यह है कि ये जो रॉक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। फॉर्मेशन होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से, राइट। मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहता हूं। इन द प्रीवियस क्लासेस व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर एवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ, तब मैंने एक बात बोली थी कि आज से अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो ये हमारी धरती है, दिस एंटायर प्लेनेट अर्थ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अगर हम बात करते हैं, इस धरती का जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो था अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। 2000 टू 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हुआ करता था। और लार्जली पहले ये गैसियस स्टेट में थी, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता गया और ये मोल्टन स्टेट में आ गई। और जब ये आपको मोल्टन स्टेट में दिखाई दे रही है, और आपने मेरे साथ इस पूरे प्रोसीजर को समझा भी है कि जैसे जैसे वक्त निकलता गया, वक्त गुजरता गया, यहां पे टेम्परेचर क्या होता गया, टेम्परेचर वाज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर वाज डिक्रीजिंग, और यहां पे कूलिंग का प्रोसेस हो रहा था। क्या हो रहा था, कूलिंग हो रही थी। अगर कूलिंग हो रही थी, टेम्परेचर बहुत बहुत कम होता जा रहा था, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये मैग्मा, जो ये पूरी धरती मोल्टन स्टेट में है, इसके आउटर पार्ट पे इस मोल्टन पार्ट का सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। जब इसका सॉलिडिफिकेशन होगा, तो यह भी बात हमने डिस्कस की थी इंटीरियर ऑफ अर्थ में कि जो ये बाहरी हिस्सा है, जो ये बाहरी हिस्सा है, इस बाहरी हिस्से का क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। और इसके सॉलिडिफिकेशन से, इसी के सॉलिडिफिकेशन से क्या डेवलपमेंट होता है, इसी के सॉलिडिफिकेशन से क्रस्ट का डेवलपमेंट होता है। और ये क्रस्ट कैसे बनी होगी, ये जो क्रस्ट आप देख रहे हैं, ये कैसे बनी होगी। इस क्रस्ट का फॉर्मेशन मेरे दोस्तों हुआ है किस चीज से, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। और अगर ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा से ये क्रस्ट बना है, तो इसका मतलब ये है जो हमारा क्रस्ट है, उस क्रस्ट का फॉर्मेशन, उस क्रस्ट पे जो सबसे पहली रॉक्स बनी होंगी, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनने वाली रॉक को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। और अगर इस सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा से क्रस्ट बना, तो क्रस्ट के अंदर सबसे पहले प्राइमरीली फर्स्ट नंबर पे बनने वाली जो रॉक्स होंगी, वो प्राइमरी रॉक्स कौन सी होंगी, वो प्राइमरी रॉक्स इग्नियस रॉक्स ही होंगी। इसीलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। जब भी हम
इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी रॉक्स। व्हाई इज इट सो भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। इस धरती के ऊपर सबसे पहले जो रॉक बनी है वो है इग्नियस रॉक। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक का जन्म होता है मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा। और ऐसा क्या पास्ट में हुआ है? जी हां, हमारी क्रस्ट बनी ही उसी प्रोसेस से है। इसका मतलब यह हुआ जो इस धरती पे बनने वाली सबसे पहली रॉक है, प्राइमरी रॉक है, उसे हम क्या नाम से जानते हैं? इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो यह चीज तो मुझे समझ में आ गई। अब यहां पे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना चाहता हूं। प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक का कुछ और भाग भी है जो हमें जानना है। अगर मान लो ये मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनी है, मैग्मा इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या इसके अंदर कोई भी फॉसिल्स होंगे? नहीं सर, इसके अंदर जो फॉसिल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बर्न हो जाएंगे। इसीलिए इस रॉक को अनफॉसिलिफेरस रॉक्स भी कहते हैं। अनफॉसिलिफेरस रॉक भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई फॉसिल, जीवाश्म दिखाई नहीं देगा। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अनफॉसिलिफेरस रॉक। नेक्स्ट भाग देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक है इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक की आगे की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखो, हुआ ये कि एक मैग्मा था, मैग्मा बाहर आया, आके सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई, अचानक से सॉलिडिफाई हुआ, एकदम कॉम्पैक्ट रूप हासिल कर लिया। कॉम्पैक्ट रूप हासिल कर लिया और क्या बन गया? सॉलिडिफाई हो गया, जिसकी वजह से एक रॉक बनी। इसका मतलब यह है कि इन रॉक्स को हम कॉम्पैक्ट रॉक्स कहते हैं। कोई भी किसी तरीके की लेयर्स आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, कोई लेयर नहीं है, सीधा मैग्मा आया, जम गया, खत्म कहानी। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं। यानी कि ये ऐसी रॉक्स हैं जो जनरली हार्ड रॉक्स की संज्ञा इन्हें दी जाती है। क्योंकि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड के अंदर ये बात बताई थी, वो ये था कि रॉक्स के अंदर हम तीन मेजर चीजों को जनरली देखते हैं। वन इज द कलर, सेकेंड इज द हार्डनेस, थर्ड इज द टेक्सचर। कलर मैं अभी आपको बताऊंगा और टेक्सचर आपको बताऊंगा, बट हार्डनेस मैं आपको बता चुका हूं कि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं, वो हार्ड रॉक्स हैं, वो हार्ड रॉक्स हैं। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया, बढ़िया, कोई फाइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, जब बात आती है टेक्सचर की, जब बात आती है टेक्सचर की, उससे पहले हाँ एक बात यह भी है कि अगर ये हार्ड रॉक्स हैं तो क्या दे विल बी इजी टू इरोड? नो, दे आर रेजिस्टेंट टू इरोजन। देयर इज रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट टू इरोजन। ये इरोड आसानी से नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है, ये अगर मैग्मा से बनी है, अगर इनका फॉर्मेशन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं इनके अंदर बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स का प्रेजेंस होगा। सो यस, मेटेलिक मिनरल्स यानी कि चाहे वो आप कॉपर लें, चाहे वो आयरन लें, चाहे वो निकल लें, है ना, ये मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो आपको यहां पे दिखाई दे जाएंगे। सो यहां पे आपको मेटेलिक मिनरल्स का प्रेजेंस दिखाई देता है। मेटेलिक मिनरल्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर द रिच स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक, रिच स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, रिच स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। बहुत बढ़िया। अब सर, इग्नियस रॉक के अंदर दो चीजें रह गई। वन इज द कलर, सेकेंड इज द केमिकल कॉम्पोजिशन, एंड थर्ड अगर आप कहें तो टेक्सचर। इन तीनों को भी हम देखते हैं। तो ये स्लाइड ऐसी है जिसने आपको प्राइमरीली इग्नियस रॉक के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे दी। पहला, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं, अनफॉसिलिफेरस हैं, और फिर उसके साथ साथ ये ऐसी रॉक्स हैं जो कि प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं क्योंकि सबसे पहले बनने वाली रॉक्स हैं, रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं। यहां पे इन रॉक्स को बोला जाता है, इसी से मैं आगे की कहानी बताऊंगा, इन्हीं रॉक्स को हम क्रिस्टलाइन रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्रिस्टलाइन रॉक्स क्या होती हैं वो समझ लें। देखिए, जब भी मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, उस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दरमियान जो भी मैग्मा है उसके अंदर जो एयर है वो रिमूव होना स्टार्ट होती है। उसके अंदर जो एयर बोले तो गैसेस जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट होती हैं। उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो रीअरेंज होना स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब
जब जब ये मैग्मा ठंडा होता जा रहा है, इसके मिनरल्स आपस में जुड़ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं। अगर आपने ग्रेनाइट देखा हो, आपके घर की जो किचन होगी उसकी स्लैब पे जनरली यूज होता है, ग्रेनाइट के अंदर आपको छोटे 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 क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। व्हाट ऑल दीज क्रिस्टल्स आर? These crystals are being formed because of the solidification of magma, and that is something we call as the process of crystallization. तो यहां पे आपको प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाई देगा। इस क्रिस्टलाइजेशन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्रिस्टल डेवलपमेंट के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन और द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल्स। जब आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं इन क्रिस्टल्स का, डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल्स, जब इन क्रिस्टल्स का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो बिलीव मी, इन क्रिस्टल्स के डेवलपमेंट के लिए, इन क्रिस्टल्स के डेवलपमेंट के लिए इट रिक्वायर्स टाइम। क्योंकि ध्यान से दोबारा सुन लो, मैं वापस बता रहा हूं। जैसे ही मैग्मा सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है, जो भी मैग्मा बाहर आया, ये मैग्मा अगर सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है, इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जब ये सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, मिनरल्स खुद को रीअरेंज, रीअलाइन और एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसी को आप जान लें कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। बट अगर मैग्मा बहुत जल्दी ठंडा हो गया तो क्या इन क्रिस्टल्स को, क्या इन मिनरल्स को क्रिस्टल बनाने का समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर मैग्मा स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ठंडा हो रहा है, जो ये मिनरल्स हैं आपस में बढ़िया आराम से रीअरेंज हो रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और क्रिस्टल्स का डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। सो यस, डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल्स विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग। ये किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कूलिंग बहुत ही फास्ट है, कूलिंग बहुत ही फास्ट है, तो इवेंचुअली क्रिस्टल डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर क्रिस्टल डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिला तो यहां पे आपको क्रिस्टल्स का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला ठंडा होने का। क्योंकि ठंडा होने का वक्त मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी अचानक से ठंडा हो गया, राइट। सो क्रिस्टल डेवलपमेंट का टाइम यहां पे उनको नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यहां पे जब आप फास्ट कूलिंग देखते हैं, फास्ट कूलिंग देखते हैं, तो उस समय पे क्रिस्टल साइज जो है वहां पे बहुत छोटे 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 क्रिस्टल साइज मिलेंगे, बड़े ग्रेन साइज या क्रिस्टल साइज नहीं दिखाई देंगे। तो इसके टेक्सचर की बात भी हमने कर ली कि क्रिस्टल का साइज क्या होगा बच्चा लोग? बहुत ही छोटा होगा। जबकि अगर कूलिंग बहुत ही स्लो है, अगर स्लो कूलिंग है तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। क्रिस्टल्स डेवलप होंगे और क्रिस्टल्स जब डेवलप होंगे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो क्रिस्टल साइज भी क्या होगा? कंपैरेटिवली बड़ा होगा। क्रिस्टल का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहां से एक चीज मेरे जहन में आती है, वो ये है जिसको मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं क्रिस्टल साइज की बात करता हूं तब मुझे एक चीज समझ में आई कि कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कूलिंग फास्ट है या कूलिंग स्लो है। अब मान लो यहां पे ये है एक सरफेस, ठीक है। इस सरफेस के नीचे से मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दिस मैग्मा इज ट्राइंग टू कम आउट, राइट। मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर मैग्मा यहीं सॉलिडिफाई हो गया, इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो गया, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैग्मा के ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार ही मैग्मा बाहर आ जाता है, हर रोज थोड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। और कई बार ये मैग्मा बाहर भी आ जाता है, तो वहां आके सॉलिडिफाई हुआ। एक सॉलिडिफाई हुआ पोजीशन नंबर ए पे, एक सॉलिडिफाई हुआ पोजीशन नंबर बी पे। जब ये पोजीशन नंबर ए पे सॉलिडिफाई होगा, पोजीशन नंबर ए पर सॉलिडिफाई होगा, वो अर्थ के इंटीरियर में है। अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है। इसका मतलब जो मैग्मा बाहर आया, यहां पे जो कूलिंग होगी वो बहुत ही रैपिड होगी। कूलिंग होगी वो क्या होगी? बहुत ही रैपिड कूलिंग होगी। जबकि यहां पे जो कूलिंग है वो क्या है? कंपैरेटिवली स्लो है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई एक रॉक अर्थ के इंटीरियर में ही बन रही है, अर्थ के इंटीरियर में बन रही है, तो उसका क्रिस्टल साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अर्थ के एक्सटीरियर में है
रैपिड कूलिंग है तो क्रिस्टल का साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। यहीं से हमें एक और आइडिया लगा, वो ये कि अच्छा सर आपने तो इग्नियस रॉक बताया था, ये अंदर बाहर का क्या चक्कर आ गया, ये अंदर बाहर का क्या चक्कर है। यानी कि अब हमारे लिए ये स्लाइड हो गई है कंप्लीट। अगली स्लाइड में कहानी खत्म कर देंगे। अगली स्लाइड में हम ये बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। जब हम इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो बड़ी खूबसूरत सी बात हमें समझ में आती है। वो क्या है वो देखते हैं। देखिए यहां पे मैं आपको क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। ये क्या है, इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन टू बेसिस। वन, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, डेप्थ at which rocks are formed, depth at which rocks are formed, or second on the basis of chemical composition, on the basis of chemical composition, chemical composition के बेसिस पे, chemical composition के बेसिस पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले डेप्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कैसी है, फिर केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे, और फिर मिक्स करके देख लेंगे कि कौन सी किस केमिकल कॉम्पोजिशन की किस डेप्थ पे है। सिंपल सी बात है, पहले क्लासिफाई करते हैं फिर मिक्स करेंगे, मजा आ जाएगा। देखते हैं डेप्थ एट विच रॉक्स आर फॉर्म्ड। प्राइमरीली इसके अकॉर्डिंग ऐसा देखा जाए, मान लो ये अर्थ का यहां पे आपको दिखाई देता है सरफेस। इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सरफेस के बाहर ये है एक्सटीरियर पार्ट, और यहां पे जो है दिस इज समथिंग वी कॉल एज इंटीरियर पार्ट। ये क्या है, इंटीरियर पार्ट है। जब भी कोई रॉक, जब भी कोई मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन आउटसाइड होता है, यानी कि सरफेस के बाहर हो रहा है, तो ऐसी तरीके की रॉक्स को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की संज्ञा देते हैं। दे आर टर्म्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और नाम से भी स्पष्ट है, एक्सट्रूसिव बोले तो एक्सटीरियर। जब हम ऐसी रॉक्स को डेवलप होते हुए इंटीरियर में देखते हैं, then it is termed as intrusive igneous rocks. They are termed as intrusive igneous rocks. ये है intrusive igneous rocks के रूप में जानी जाती हैं। अब मुझे बताओ, जब मैंने डेप्थ के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया तो मुझे क्लासिफिकेशन के रूप में दो चीजें नजर आई। वन इज एक्सट्रूसिव एंड सेकेंड इज इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। अब आपने कमेंट सेक्शन में फटाफट दिमाग लगा के बताना है कि अगर मैं क्रिस्टल साइज देखूंगा तो किसका क्रिस्टल साइज मुझे बड़ा दिखाई देगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। सर एक्सट्रूसिव में अगर मैग्मा बाहर आता है, ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, मिनरल्स को रीअरेंज, हवा को निकलने का टाइम, गैसेस को निकलने का टाइम, क्रिस्टल्स के जुड़ने का टाइम, ये सब हुआ ही नहीं, प्रोसेस में वक्त ही नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो क्रिस्टल साइज है वो कंपैरेटिवली आपको क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। और यहां पे जो क्रिस्टल साइज है दैट इज कंपैरेटिवली, क्रिस्टल साइज जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज दिखाई देता है। फेयर इनफ। हमने टेक्सचर भी देख लिया, हार्डनेस भी देख ली, अभी हम केमिकल कॉम्पोजिशन और कलर पे भी आएंगे। देखें यहां से एक चीज और निकली, एक्सट्रूसिव रॉक्स जब बनेंगी, जब वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाती, क्योंकि जब मैग्मा बाहर आ गया तब सॉलिडिफाई हुई, तब जाके बनी ना, तो इसको हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। एंड जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं इन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्लूटोनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स एंड प्लूटोनिक रॉक्स, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, उसके साथ साथ सर कोई एग्जाम्पल, एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल होता है बसाल्ट, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एक ही एग्जाम्पल दिया अभी तो मैंने, ये एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ये एग्जाम्पल है बसाल्ट। सर ग्रेनाइट तो मेरे घर के स्लैब पे है, इंट्रूसिव कैसे हो गया? बेटा बनता अर्थ के इंटीरियर में ही है, इसीलिए जब ऊपर से लेयर इरोड हो जाती हैं, हम माइन करते हैं
तो इन्हीं रॉक्स को निकाल लेते हैं, वी कॉल देम एज द इंट्रूसिव रॉक्स। फेयर इनफ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिस्टल साइज बड़ा होगा, यस इंडीड क्रिस्टल साइज बड़ा होगा। अब केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग इनको कैसे डिवाइड किया जाता है, देखो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा वोल्केनिज्म, तब आप देखेंगे मैग्मा जो होता है उस मैग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड उस प्रॉपर्टी को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट एंड आयरन कंटेंट। नॉर्म है, क्या कर सकते हैं। जब किसी भी मैग्मा के अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है तब उसे हम एसिडिक मैग्मा कहते हैं। जब भी किसी मैग्मा के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है उसे बेसिक मैग्मा कहते हैं। तो इसको इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है कि एसिडिक इग्नियस रॉक्स और बेसिक इग्नियस रॉक्स। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एसिडिक इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जहां पे मैग्मा के अंदर जो सिलिका का कंटेंट है वो क्या है, ज्यादा है। सिलिका का कंटेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है सर। जबकि मैं एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अगले लेक्चर्स के अंदर जब वोल्केनिज्म पढ़ेंगे तब वोल्केनिज्म में मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है डन। बेसिक मैग्मा की बात करें तो दिस मैग्मा इज दैट मैग्मा वेयर आयरन कंटेंट इज कंपैरेटिवली हाई। आयरन कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सर आपने ये दो जो क्लासिफिकेशन बताए ये तो हमें पता है, थोड़ा डिटेल में और बताएं। मैं कहता हूं चलो एक काम करते हैं, मैं आपको केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग एक नई चीज बताता हूं। अगर आप देखें इसको कंपैरेटिवली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो 4 पार्ट्स हैं, देखिए सबसे पहले इसे बोला जाता है फेल्सिक, देन इंटरमीडिएट, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको इधर खिसका लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। थर्ड इज माफिक एंड फोर्थ इज अल्ट्रा माफिक। सर ये क्या माफिया माफिया चल रहा है, देखो फेल्सिक से अगर आप अनुमान लगाएं तो इसका मतलब है फेल्ड्स्पार प्लस सिलिका, फेल्ड्स्पार प्लस सिलिका। यहां पे माफिक अगर आप देखें तो मैग्नीशियम Ma और फेरस यानी कि आयरन, फेरस यानी कि आयरन। और अगर अब मुझे दिमाग लगा के जवाब देना कौन सी रॉक ऐसी है जिसके अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा है। सर माफिक और अल्ट्रा माफिक के अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा है। कौन सी ऐसी रॉक है सर जिसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा है। सर फेल्सिक के अंदर ज्यादा है, इंटरमीडिएट लेवल पे आता है इंटरमीडिएट रॉक्स के अंदर। तो क्या मैं कह सकता हूं एसिडिक और बेसिक को भी हमने इसी तरीके से डिवाइड किया था। अब ये जो दो रॉक्स हैं फेल्सिक और इंटरमीडिएट, ये एसिडिक की संज्ञा में आ गए, माफिक और अल्ट्रा माफिक बेसिक की संज्ञा में आ गए। तो मैंने थोड़ा सा सब पार्ट कर दिया उसका, ठीक है सर। अब इसमें एक बात और है, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो सिलिका का कंटेंट क्या हो रहा है, सिलिका का कंटेंट बच्चा डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और आयरन का कंटेंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। आयरन का कंटेंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और सिलिका फेल्ड्स्पार कंपैरेटिवली ना लाइट कलर की होती है। हमने हार्डनेस देख ली, टेक्सचर देख लिया, ग्रेन साइज है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन भी पता लग गई, एसिडिक बेसिक मैग्नीशियम सिलिका आयरन है ना। रह गया क्या, कलर। बेटा ये जो फेल्सिक रॉक्स होती हैं दे आर कंपैरेटिवली लाइट इन कलर, और जब हम बात करते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है ये डार्क कलर की होती हैं। ये कौन से कलर की होती हैं, डार्क कलर की होती हैं। अब एक बात बताओ, एक ऐसा मैग्मा, दिमाग लगाना सोचना जवाब देना, इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं अब। एक ऐसा मैग्मा, दिमाग लगाते, एक ऐसा मैग्मा जो कि फेल्सिक मैग्मा है और अर्थ के इंटीरियर में जुड़ गया, इंटीरियर में जम गया, तो क्या मैं कह सकता हूं इंट्रूसिव फेल्सिक रॉक। तो सही है। क्या ये बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव फेल्सिक रॉक हो जाएगी। जी हां सर, एक्सट्रूसिव फेल्सिक रॉक हो जाएगी।
इसका मतलब यह हुआ कि हर तरीके से इंटरमीडिएट के भी दो भाग, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, माफिक के भी दो भाग, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, कहीं पे भी जुड़ सकता है ना, कहीं पे भी जम सकता है, कहीं पे भी सॉलिडिफाई हो सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे देखें, अगर मैं इन इग्नियस रॉक्स को देखता हूं तो आपको कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग क्या दिखाई दिया? कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग ये चीज दिखाई दी। पहले तो मैं इसे इसकी सही लोकेशन पे ले जाता हूं। चलिए यहां पे आ गए हैं हम इस जगह पे। देखें फेल्सिक, फेल्सिक के बाद ये क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है सर, फेल्सिक इंट्रूसिव रॉक कौन सी है? ग्रेनाइट। सर बसाल्ट कौन सी रॉक होती है? बच्चा बसाल्ट इज एक्सट्रूसिव और माफिक रॉक। सर आपने बसाल्ट को एक्सट्रूसिव बताया था। हाँ सर, बसाल्ट इज एक्सट्रूसिव। अब इसका आगे भी हमने बता दिया कि बसाल्ट एक्सट्रूसिव में भी कौन सा है? माफिक है बच्चे। और ये जो ग्रेनाइट है ये इंट्रूसिव में भी कौन सा है? फेल्सिक है। तो अब मैंने केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी डेप्थ, उसका कलर, उसका टेक्सचर, चारों के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक्स को देख लिया है। सो इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, डायोराइट इज इंटरमीडिएट इंट्रूसिव, माफिक गैब्रो इंट्रूसिव, then pyridite ultramafic and intrusive in nature, and this is something, ये मैंने आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स को रखा है सामने। अगर आपको याद रहेंगी तो बहुत अच्छा है, वरना क्या है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रॉक इग्नियस है, कौन सी इंट्रूसिव है, कौन सी एक्सट्रूसिव है। सो यू विल रिमेंबर दिस, द ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो एंड pyridite, they all are the intrusive rocks, they all are the intrusive rocks। जनरली pyridite आपको कहां पे दिखाई देगी? मेंटल जो है हमारा, उसके अंदर ये रॉक्स हमें दिखाई देती हैं। अगर हम एक्सट्रूसिव की बात करते हैं तो रायोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट और कोमालाइट। याद करना वो लेक्चर जहां पे मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाहर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? एंडेसाइट होता है, यानी कि एंडेसाइट इज एक्सट्रूसिव इन नेचर। यस और नो? तो वो लिंक बैठ जाएगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ का चैप्टर देखना, जब लास्ट में इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर बताई थी वो बोला था एंडेसाइट है, नीचे की लेयर बताई थी ग्रेनाइट, यानी कि एक्सट्रूसिव इज एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट इज एक्सट्रूसिव। और ये भी बताया था कि जो गैब्रो है वो सबसे लेयर नीचे की होती है, यानी कि वो भी क्या है? इंट्रूसिव है। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो क्रस्ट है उसके अंदर इन मिनरल्स का, इन रॉक्स का क्या योगदान रहा होगा। ये हमें समझ में आ गया इग्नियस रॉक्स। 3 स्लाइड्स, इसके अलावा इसके बाहर कुछ है भी नहीं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्लासिफिकेशन, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, राइट। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ हम यहां पे एक छोटी सी चीज भी कर लेते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और मेरे पास एक स्पेस भी जनरेट हो जाए। यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया मैंने जहां पे मैं लिखना चाहता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ इग्नियस रॉक्स। सिग्निफिकेंस के रूप में सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये रॉक्स ऐसी हैं, ये रॉक्स ऐसी हैं जहां पे आपको मेटालिक मिनरल्स का प्रेजेंस दिखाई देगा। कौन सा मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स का प्रेजेंस दिखाई देगा। सेकंड, अगर यहां पे आप बात करें, ये रॉक्स ऐसी हैं जिनका बिल्डिंग मटेरियल के अंदर इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, हाँ सर, बिल्डिंग मटेरियल में हमें क्या दिखाई देता है? बिल्डिंग मटेरियल में हमें ग्रेनाइट दिखाई देता है। सर इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है, ये हार्ड टू इरोजन, रेजिस्टेंट टू इरोजन है। अगर ये हार्ड रॉक्स हैं, इरोड नहीं होती हैं, तो जिस एरिया में ये रॉक्स होंगी, क्या यहां पे गैप है? नहीं है। क्या यहां पे अंडरग्राउंड वाटर डेवलप हो पाएगा? नहीं सर, अंडरग्राउंड वाटर यहां पे आपको दिखाई नहीं देगा। जहां पे भी ये हार्ड टू इरोजन वाली रॉक्स दिखाई देंगी, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी हमें नहीं दिखाई देती है। ऐसे ही कुछ इग्नियस रॉक्स भारत के अंदर, जो भारत का पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला के बेस पे पाई जाती है। क्योंकि अब जानो ना इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा बच्चा लोग किस तरीके से? मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से।
तो जो भारत का पेनिनसुला बना होगा उसके बेसमेंट के अंदर जो रॉक है, दैट बेसमेंट कॉम्प्लेक्स रॉक इज व्हाट वी कॉल एज द इग्नियस रॉक। तो भारत का जो पेनिनसुला का बेस है वो भी किससे बना है? इन्हीं रॉक से बना है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इग्नियस रॉक। चलिए, एक रॉक हमने खत्म कर दी है। सेकंड भाग पे आते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। सिमिलर तरीके से इसे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अच्छी खासी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें कोई ज्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो मैंने जैसा कि इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी, वो ये कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सेडिमेंटम, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन और सेटल डाउन करना, अब ये किस चीज का सेटल डाउन है उसको देखते हैं। मान लो कोई एक एरिया है, इसको इस तरीके से मैं देखता हूं कि यहां पे लो जी, और इस एरिया के अंदर कुछ पत्थर पड़े थे, है ना, और यहां पे कुछ पत्थर पड़े थे। यहां से एक नदी बहती है और आगे बहती बहती आगे बढ़ रही है। नदी बहती बहती आगे बढ़ रही है। इस एरिया के अंदर, ये तो रिवर है, इस एरिया के अंदर कहीं और से हवाएं भी चल रही हैं, विंड्स भी चल रही हैं, और वहां पे भी कुछ पत्थर पड़े हैं। ठीक है सर, कोई फाइट नहीं है। रिवर, विंड, अगर मान लो ग्लेशियर हो तो ग्लेशियर, हर मैकेनिकल एजेंट व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू इरोड दिस। उसने क्या करना है? इसे इरोड करना है। सबसे पहले कोई भी एक रॉक थी, उस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ। क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन। जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इस डिसइंटीग्रेशन से क्या मिला सर? छोटे छोटे सेडिमेंट्स मिले, छोटे छोटे सेडिमेंट्स मिले। ठीक है सर, सेडिमेंट्स मिले। अब जब ये नदी बह रही थी, किसी एक एरिया में आके पहुंचती है जहां पे ये पत्थर, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं, इनका क्या हो जाता है? डिपोजिशन। इन सेडिमेंट्स का क्या हो गया सर? इन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। इसके बाद अब मैं इस एरिया को, पर्टिकुलरली इस एरिया को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एरिया है, इस एरिया के अंदर छोटे छोटे सेडिमेंट्स आए। कौन लेके आया सर? ये नदी लेके आई। सर विंड्स भी तो सेडिमेंट्स ला सकती है। जी हां, विंड्स अपने तरीके से कुछ कुछ सेडिमेंट्स, अपने तरीके से विंड्स भी कुछ सेडिमेंट्स लेके आई। सर पहली लेयर तो नदी वाली थी, दूसरी लेयर हवा वाली है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं यहां पे इस रीजन के अंदर, यहां पे इस रीजन के अंदर कुछ पेड़ पौधे भी थे। ठीक है सर, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी थे। इनकी कुछ लीफ, लिटर, वो भी यहां पे आके जमा हो गए। उसके ऊपर सर एक लेयर और मिट्टी आ गई। सर मिट्टी आ गई। फिर सर एक बार और क्या हुआ? यहां पे कोई जानवर मरा तो वो भी यहां पे आपको इसके अंदर दिखाई दे गया। फिर इसके ऊपर भी क्या आ गई? सर मिट्टी आ गई। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सर? बात ये है कि जैसे जैसे हम लेयर्स बाय लेयर, लेयर बाय लेयर इंक्रीज कर रहे हैं, जो नीचे की लेयर्स हैं इनके ऊपर प्रेशर क्या होता जा रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू ओवरलाइंग रॉक्स, ड्यू टू ओवरलाइंग लेयर्स। ओवरलाइंग लेयर्स का जो प्रेशर है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन के बाद धीरे 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 इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे। प्रेशर का इंपैक्ट और टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे? मैं कहता हूं एक काम कर भाई, किचन में जा, सॉल्ट ले, सॉल्ट को अपने हाथ में रख और हाथ बंद कर ले। जब ये मुट्ठी को बंद कर लिया और बहुत तेज प्रेशर लगा, और प्रेशर लगाएगा तो जब ये दबेगा तो टेम्परेचर भी, अंदर गर्मी तो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगी, टेम्परेचर भी जनरेट हो गया। प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मुट्ठी में नमक था, देश का नमक। अब ये थोड़े समय बाद जो कि आपको छोटे छोटे दानों में दिखाई दे रहा था, जुड़ के एक छोटा सा पत्थर बन जाएगा। यस और नो? अगर नहीं आपने पहले बचपन सामान्य गुजरा होगा तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा
और अगर नहीं गुजरा तो उसे आप सामान्य बना सकते हैं अभी। और सामान्य कैसे बना सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर आप किचन में जाके ये प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हाँ नमक भी तो जुड़ गया ना। हाँ सर, नमक जब प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब ये लेयर बाय लेयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, नमक के अंदर कॉम्पैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है सर, वो कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट होने के कारण थोड़े समय बाद सर वो जुड़ गया। जुड़ने को मैं कहता हूं सर सीमेंटेशन हो गया। थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या हो गया सर, सीमेंटेशन हो गया। अगर ये सीमेंटेशन हो गया तो अब नमक जो पहले छोटे छोटे आपके पास पार्टिकल्स थे, क्या वो एक पत्थर के रूप में दिखता है? जी हां सर, वो एक रॉक के रूप में दिखा। और वो रॉक कैसे बनी थी सर? वो रॉक किसी सेडिमेंट से बनी थी, इसीलिए इसे हमने कौन सी रॉक का नाम दिया? हमने इसे सेडिमेंट्री रॉक का नाम दिया। इसे हमने किस रॉक का नाम दिया? सेडिमेंट्री रॉक का। रॉक को बोला जाता है लिथ। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? लिथिफिकेशन, यानी कि रॉक के बनने का प्रोसेस, रॉक के फॉर्म होने का प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज लिथिफिकेशन। तो अब ये अगर आप ध्यान से समझें, सेडिमेंट्स आए, सेडिमेंट्स का क्या हुआ? डिपोजिशन। डिपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं? सेटल डाउन हुए। सेटल डाउन होने के बाद प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कॉम्पैक्ट हुए, सीमेंटेशन हो गया और पत्थर बन गए। जब ये पत्थर बना होगा, क्या नमक जब छोटा सा आपने हाथ में लिया और डली बन गई, क्या वो हार्ड थी? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, एक तो मैग्मा का सोलिडिफाई होना और एक ऐसे सेडिमेंट्री रॉक का बनना। नहीं नहीं सर, वो हार्ड नहीं थी। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्टर इन नेचर। ये भी पहली चीज हमने समझ में आ गई कि ये इसका कलर, इसका हार्डनेस क्या है, ये सॉफ्टर इन नेचर होती है जनरली कंपैरेटिवली। ग्रेनाइट और कोई सेडिमेंट्री रॉक देखोगे तो उसके मुकाबले आपको ये सॉफ्ट दिखाई देगा। अगर सॉफ्टर होगा तो क्या इजी टू इरोड है? बिल्कुल सही बात है सर, इजी टू इरोड है। इजी टू इरोड है, बिल्कुल समझ में आ गया। देन कुछ और चीज जो इसके बारे में समझ में आती है। जी हाँ सर, एक बात बताओ, आपने बोला यहां पे कि एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, फिर चौथी लेयर आई। क्या ये कॉम्पैक्ट है या लेयर्ड है? सर कैसी बात कर रहे हो, जो इग्नियस था वो तो कॉम्पैक्ट था, दिस इज लेयर्ड। ये कैसा है? लेयर्ड है। इसीलिए हमने बोला, और लेयर को हम अगर देखें तो स्ट्रेटा कहते हैं, इसीलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रॉक? स्ट्रेटिफाइड रॉक। फेयर एनफ, डन हो गया। सर इसके अंदर क्या मुझे फॉसिल्स मिल सकते हैं? हाँ रे, ये पेड़ पौधे जो भी मरे सब कुछ क्या है इसके अंदर दब गए। तो हां, इसके अंदर हमें किसका प्रेजेंस भी दिखाई दे सकता है? फॉसिल्स का प्रेजेंस भी दिखाई दे सकता है। प्रेजेंस ऑफ फॉसिल इज ऑल्सो देयर। प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स आर ऑल्सो देयर। ये भी बात आपने यहां पे जानी। तो सेडिमेंट्री रॉक को अगर मैं अब एक पर्टिकुलर तरीके से छोटे से फ्लो चार्ट में देखने की कोशिश करूं तो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, इस रॉक का फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम से जानते हैं? उस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। प्रोसेस इज लिथिफिकेशन। सर ये क्या है लिथिफिकेशन? लिथिफिकेशन इज सेडिमेंट्स का बनना प्लस उनका सेटल डाउन होना या उनका डिपॉजिट होना, उनका डिपोजिशन होना, उनके डिपोजिशन के बाद उनका कॉम्पैक्ट होना, उनके कॉम्पैक्ट होने के बाद उनका आपस में जुड़ जाना, सीमेंटेशन हो जाना। ये पूरा प्रोसेस जो है, सीमेंटेशन हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम अगर मिला दें, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम मिला दें तो इसे बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम मिला दें तो इसे ही बोला जाता है लिथिफिकेशन। इसे ही बोला जाता है लिथिफिकेशन। ठीक है सर, रॉक बन गई। और क्या क्लासिफिकेशन और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी सर? दे आर सॉफ्टर इन नेचर। सॉफ्टर इन नेचर। अगर सॉफ्टर इन नेचर हैं
तो क्या इनके अंदर आपको, मान लो ये एक ऐसी रीजन है जहां पे सॉफ्टर रॉक्स हैं, और सॉफ्टर रॉक्स हैं तो पानी अगर आया तो जिस रीजन में ऐसी रॉक्स होंगी वहां पे एप्लीकेशन के रूप में अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड वाटर अच्छा मिलेगा। जी हां सर, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी हमें दिखाई देगी, अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा, नो डाउट अबाउट दैट, अंडरग्राउंड वाटर विल बी अवेलेबल। देन उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग हियर, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, सर सॉफ्टर इन नेचर है तो दे आर इजी टू इरोड, इजी टू इरोड है। और सर ये सॉफ्टर हैं, जब इनका प्रोसेस बना तो डिफरेंट लेयर्स में मिले, तो इसीलिए इनको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और सर इन रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल्स का प्रेजेंस भी दिखाई देता है, फॉसिल्स का प्रेजेंस भी हमें दिखाई देगा, इसीलिए ये ऐसी रॉक्स हैं जो हम बात करें अगर मेरे दोस्तों ऑयल, गैस, कोयला, ये सब कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। इसीलिए फॉसिल्स का प्रेजेंस होना इसका एक बहुत ही खूबसूरत इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, इसका एक खूबसूरत इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। डन, सेडिमेंट्री रॉक का एक भाग हो गया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। जैसे हमने इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ा, सर इसका भी कोई क्लासिफिकेशन है क्या? यस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ द सेडिमेंट्स आर बीइंग जनरेटेड। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ द सेडिमेंट्स आर बीइंग जनरेटेड। ठीक है, वो सेडिमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं उसके बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, क्लासिफिकेशन पूरा बता देता हूं। वन वी कॉल एज द मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। सेकंड, in this part we call as chemically formed sedimentary rock, chemically formed sedimentary rock. And third, if we talk about the organically formed sedimentary rock, organically formed sedimentary rock. अगर मैं mechanically formed sedimentary rock की बात करता हूं, these are those rocks which are being formed, rocks which are formed due to the mechanical agent। यहां पे मैकेनिकल एजेंट जैसे कि रिवर, मैकेनिकल एजेंट्स जैसे कि रिवर, विंड और ग्लेशियर या रेनफॉल, दे हैव प्लेड अ पार्ट। रेनफॉल हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल, प्लेड अ क्रूशियल रोल। यानी कि जब भी हमने एक बात देखी यहां पे कि ये जो सेडिमेंट्स बने हैं, अगर ये सेडिमेंट्स मैकेनिकल एक्शन के थ्रू बने हैं, इन सेडिमेंट्स को मैकेनिकल एजेंट्स के द्वारा बनाया गया, मैकेनिकल एजेंट्स के द्वारा बनाया गया, देन इट वुड बी टर्म्ड एज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। फेयर एनफ सर। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के सर एग्जाम्पल क्या है? मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट इज वन एग्जाम्पल, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस। सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी कैन सी हियर इज द सैंडस्टोन। Sandstone is also mechanically formed sedimentary rock. Third example you can write here as loess. Fourth example you can write here as shale. और कुछ और एग्जाम्पल आते हैं? जी हां सर, लाइमस्टोन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब मैंने लाइमस्टोन अलग क्यों रखा है, खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा थोड़ी देर में। लाइमस्टोन, ये सारी क्या है? मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। यहां पे अगर आप एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं तो यू विल रियलाइज दैट दिस शेल जो है वो एक रॉक है, और आप इसके एप्लीकेशन में देखेंगे
कि ऐसी रॉक्स जिनके अंदर oil and gas is accommodated, that oil is termed as shale oil, that gas is termed as shale gas. shale कुछ नहीं है मेरे दोस्त, shale एक रॉक है, एक ऐसी रॉक जिसके अंदर oil and gas is accommodated, we call that rock as shale rock. shale oil, shale gas. So when oil and gas is accommodated, अब जब इसके अंदर ये अकोमोडेशन हो गया, then we call it as shale oil and shale gas. ठीक है, अब हुआ ये कि इनके जो शेल ऑयल है, इसके अंदर जो पार्टिकल डायामीटर है, पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है। आपने अपने घर पे घड़ा देखा होगा, मटका, उसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा छोटा होता है, इसके अंदर तो और भी छोटा पार्टिकल साइज है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इस शेल रॉक के अंदर पार्टिकल्स छोटे छोटे थे, गैप तो था, उस गैप को फिल किसने कर दिया? सर ऑयल गैस बना, उसके अंदर वो फिल हो गया, क्योंकि आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक है, फॉसिल्स का प्रेजेंस हो सकता है। फेयर एनफ, ठीक है, नो डाउट। बट एक बात और भी ध्यान रखें, क्या इससे एक्सट्रैक्शन इजी है? नो। जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है ना, तब बहुत लार्ज स्केल पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर से ऑयल बाहर आएगा। इसी कारण से पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण द परमिएबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। द परमिएबिलिटी इज लेस। परमिएबिलिटी अगर कम है तो इसका मतलब यह है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है, इसीलिए एक स्पेशल प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसे फ्रैकिंग के नाम से जानते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। प्लीज मेक श्योर आप हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का एक वीडियो एनिमेशन देखेंगे, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि शेल ऑयल जो है, शेल रॉक से ऑयल निकालना मुश्किल क्यों है। उसका कारण सिर्फ एक ही है मेरे दोस्तों, क्योंकि शेल के अंदर जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब बाहर आ जाना, राइट, पास कर जाना, पास करने की जो क्षमता है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस। ये इसका एप्लीकेशन भाग है। लॉयस का भी पार्टिकल साइज छोटा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं अभी आपको बता देता हूं, जब भी पार्टिकल डायामीटर, व्हेनेवर द पार्टिकल डायामीटर इज लेस, पार्टिकल डायामीटर जो है अगर वो कम होता है, लेस होता है, पार्टिकल डायामीटर अगर कम होता है, तब वाटर रिटेंशन, और वाटर रिटेंशन जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है? ज्यादा होता है। वाटर रिटेंशन इज मोर। ऐसा आप देख सकते हैं, दो फुटबॉल रखें, उसके ऊपर से पानी डालें, दो छोटी बॉल रखें, उनके ऊपर से पानी डालें, कहां पानी ड्रेन कर जाएगा? गैप ज्यादा कहां पे होगा? जब पार्टिकल साइज कम है तो गैप जो है वो भी क्या होता है? कम होता है। इसीलिए वाटर रिटेंशन भी ज्यादा है, और वाटर रिटेंशन अगर ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो जब भी पानी डालोगे, मिट्टी पानी को अपने पास रख ले, सोख ले। ऐसा आपको मुल्तानी मिट्टी, आपने अगर अपनी त्वचा के सुधार के लिए, निखार के लिए इस्तेमाल किया है मुल्तानी मिट्टी, वो मुल्तानी मिट्टी कुछ नहीं, वो लॉयस ही है। तो लॉयस के अंदर जो पार्टिकल डायामीटर है, लॉयस के अंदर पार्टिकल डायामीटर जो है वो क्या होता है? कम होता है। इसका जो कलर है वो येलो होता है, कलर इज येलो, एंड येलो कलर है, और इसके अंदर प्रेजेंस होता है किसका? लाइम का प्रेजेंस होता है, इसीलिए आपको फ्रेशनेस देता है। ये लाइम का प्रेजेंस है, त्वचा के अंदर निखार आ जाता है। लॉयस मुल्तानी मिट्टी, गाछनी मिट्टी ही है, राइट। एक एप्लीकेशन इसका ये हुआ, अगर पार्टिकल डायामीटर ज्यादा होगा तो पानी ड्रेन कर जाएगा, इसीलिए अंडरग्राउंड में पानी ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज ये मिट्टी पानी को सोख लेगी, अपने पास रख लेगी, मडी हो जाएगी, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पे एक चीज तो आपने मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक में देखी। आपको यहां पे मैं खूबसूरत सा एक लिंक बताना चाहता हूं, जिससे आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि वाओ, व्हाट अ कनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या है? हार्ड रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स क्या है? सर हार्ड रॉक्स हैं। और भारत के अंदर अगर हम देखें,
अगर इंडिया के अंदर हम देखें तो जैसा कि मैंने बोला, दिस पेनिनसुला हैज द प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स। सर इस पेनिनसुला में लार्जली हमारे पास इग्नियस रॉक्स हैं। जबकि मैं अगर भारत का ये गैंगेटिक प्लेन्स का रीजन देखता हूं, दिस रीजन गैंगेटिक प्लेन का जो ये रीजन देखता हूं, ये रीजन जो देखता हूं, इसके अंदर कौन सी रॉक्स हैं? दीज रीजन्स हैव द प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके अंदर कौन सी रॉक्स हैं? सेडिमेंट्स हैं। तो आप मुझे एक बात बताना, अंडरग्राउंड वाटर टेबल ज्यादा कहां पे होगा? सर दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, यहां पे आपके पास जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ज्यादा होगा। अंडरग्राउंड वाटर क्या है? ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस रीजन। इस रीजन के अंदर हार्ड रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं। क्यों इग्नियस रॉक्स हैं? हार्ड रॉक्स हैं। अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। तो क्या जो इरिगेशन है वो किससे होगा? सर इरिगेशन सर तीन चीजों से होता है, या तो कनाल से, या होता है मेरे दोस्तों ट्यूबवेल से, या होता है टैंक से। तीन ही चीजें हैं। कनाल डिग करना आसान नहीं है भाई, बहुत हार्ड रॉक्स हैं। कनाल्स आप बना ही नहीं सकते भाई, डिग करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, ट्यूबवेल इरिगेशन नहीं होगा। रह क्या गया भाई? रह गया यहां पे टैंक इरिगेशन। इसीलिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको जो इरिगेशन दिखाई देता है वो क्या है? टैंक इरिगेशन है। और जबकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको लार्जली कौन सा इरिगेशन दिखाई देगा? ट्यूबवेल। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है। कनाल्स को डिग कर सकते हैं, जी हां, नदियां भी हैं, कनाल्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए आप ध्यान से समझें कि द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर, द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? हमेशा भाई थोड़ा बहुत हिस्ट्री के साथ कनेक्शन देखो। द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर आपको हमेशा किसका प्रेजेंस दिखाई देता है? एक टैंक का। आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि द्रविडियन आर्किटेक्चर यानी कि साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसमें ऑलमोस्ट हर मंदिर के अंदर टैंक्स हैं। क्योंकि टैंक यूज टू दी एग्रीकल्चर यूज टू बी द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द पास्ट। एंड जो भी मंदिर थे साउथ इंडिया के, दे यूज टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। और वहीं पे उन्होंने ऐसी एक सिंबॉलिक प्रेजेंस दी जिससे वहां का पूरा इकोनॉमी भी ड्रिवन होता था। इसीलिए टैंक्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर। एंड हेंस यू कैन से वन मोर थिंग हियर। ये है कनेक्शन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी है शेप दोज हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, राइट। और यहीं पे आपको सेडिमेंट्स के रूप में रेड सैंडस्टोन दिखाई देगा। इसी रेड सैंडस्टोन के कारण आर्ट एंड कल्चर के रूप में आप दिल्ली के अंदर जब आप आएंगे तब आपको बहुत ही खूबसूरत एक कृति दिखाई देती है। वो क्या है? हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब जो है वहां पे कौन सा पत्थर है भाई? वो पत्थर क्या है? सेडिमेंट्री रॉक ही तो है, रेड सैंडस्टोन, राइट। वो सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन ही है जिसका इस्तेमाल किया गया। ये इसका एप्लीकेशन भाग है जो आपको पता होना चाहिए, द एप्लीकेशन पार्ट। और यहीं पे अगला एप्लीकेशन पार्ट इसी स्लाइड के अंदर आई विल ऐड, और उसको मैं हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा एंड यू विल लव इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आता है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक्स हैं जहां पे केमिकल एक्शन इज इन्वॉल्व। केमिकल एक्शन इज इन्वॉल्व, जैसे कि आप डिसोल्यूशन देख लें या प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन, डिसोल्यूशन या प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन। जैसे आप सिंपल सी बात देखो ना कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर से पानी उड़ गया, सॉल्यूशन के अंदर से, सॉल्यूशन का मतलब एक सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट पानी था, पानी उड़ गया, लीव बिहाइंड दिस सोल्यूट, वो कंसंट्रेट हो गया, क्या बन गया भाई? एक रॉक बन गया। कौन रॉक है सर? केमिकल एक्शन था, केमिकली फॉर्म्ड है। लाइमस्टोन, क्या कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है पानी में? हाँ सर। जब वो प्रोसेस के बाद, थोड़े प्रोसेस के बाद आपको मैं यहाँ पे जो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट,
एंड स्टेलेग्माइट एंड स्टेलेक्टाइट। ये आप लैंड फॉर्म्स में मेरे साथ पढ़ेंगे। ये जो लैंड फॉर्म्स में आप मेरे साथ पढ़ेंगे कास्ट टोपोग्राफी में, वहां पे ये रॉक्स बनती हैं। जनरली केमिकल एक्शन है, यानी कि कैल्शियम वगैरह का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर होगा, कार्बोनेशन का प्रोसेस है, उसी से कौन सी रॉक्स बनेगी? केमिकली सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या है? मान लो किसी एक रीजन में ऑर्गेनिक मैटर था। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर में डेब्री है ना, वो डेब्री के रूप में आप ऑर्गेनिक डेब्री के रूप में लीफ, लिटर, ये सब पा सकते हैं। जब ये देखोगे तब आपको एहसास होगा कि ऑर्गेनिक मैटर, लीफ, लिटर, डेब्री, ये जो है, अगर इनका बरियल हो गया, इनका बरियल हो गया या सबडक्शन हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं इनके बरियल और सबडक्शन से प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होंगे? जी हां। इसकी वजह से कुछ रॉक्स बनेंगी। जी हां। वो रॉक्स कौन सी होंगी? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। सर एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल इज कोल इसी तरीके से बनता है। जब भी किसी रीजन में, मान लो यहां पे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, इन प्लांट्स का सबडक्शन हो जाता है और इसके ऊपर सेडिमेंट आ जाते हैं, तब इनके सबडक्शन के कारण क्या बन जाता है भाई? कोल का फॉर्मेशन हो जाता है। खत्म कहानी, डन डस्टेड। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, कोल, केमिकल एक्शन के अंदर केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन आपको यहां पे एक ऐसी खूबसूरत चीज दिखाई देगी जो कि यहां पे भी है, जो कि लाइमस्टोन, अगर मान लो अगर हवा ने किसी ऐसे पत्थर को तोड़ दिया जिसके अंदर कैल्शियम था और बाद में सेडिमेंट्स बने, डिपॉजिट हुए, कंपैक्ट हुए, सीमेंटेड हुए, एक रॉक बन गई, लाइमस्टोन बन गया। मैकेनिकली फॉर्म, मैकेनिकल एजेंट के थ्रू था। बारिश आई, रेनफॉल आई, कैल्शियम डिसॉल्व हो गया, उसके बाद पानी उड़ गया, पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे पत्थर बन गया। कौन सा रॉक? लाइमस्टोन। कैसा बना? केमिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, अगर मान लो यहां पे कोरल का एक्सक्रीटा क्या होता है भाई? अगर आप इसी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एनवायरमेंट में जरूर पढ़ाया है कोरल्स, उनका एक्सक्रीटा कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अरे जो एनिमल्स हैं उनकी बोन्स, उनके अंदर भी क्या होता है? कैल्शियम। उनके अंदर भी क्या है? कैल्शियम का प्रेजेंस है। जब इनका सबडक्शन होगा तब उससे भी क्या बनेगी? लाइमस्टोन बन सकती है। तो भाई एकमात्र ऐसी रॉक जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड भी है, केमिकली फॉर्म्ड भी है और मैकेनिकली फॉर्म्ड भी है। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे सेडिमेंट्री रॉक्स के, चाहे वो कोल है, चाहे वो कॉन्ग्लोमरेट है, लाइमस्टोन है, स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, सैंडस्टोन, लोएस, शेल, कॉन्ग्लोमरेट है ना, रेड सैंडस्टोन, सोपस्टोन, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यहीं पे केमिकली फॉर्म्ड आप जिप्सम भी देख सकते हैं, है ना। जिप्सम भी एक ऐसी रॉक है, वो भी क्या है? और केमिकली फॉर्म्ड है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप कहते हैं। डन, sedimentary rocks are done. So let me have a glass of water and then we'll proceed with the third type of rock. We call it as metamorphic rock and we are almost done with this segment, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक को समझना इतना मुश्किल नहीं है और ज्यादा एप्लीकेशन भाग नहीं है, बस उसको हमने हिस्ट्री से कनेक्ट करना है। देखिए, नेक्स्ट इज दी मेटामॉर्फिक रॉक। यहां पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है मेटामॉर्फ का मतलब चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है सर, चेंज ऑफ फॉर्म है, कैसे चेंज ऑफ फॉर्म है वो देखते हैं। मान लो देयर वाज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक, किसी एक रीजन में ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक थी। ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक, अगर इस ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक के ऊपर लार्ज स्केल पे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इसकी जो ये रॉक्स जो थी, इनके जो मिनरल्स होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो गया, इनके अंदर जो मिनरल्स हैं
जो इनके क्रिस्टल्स हैं, ये मिनरल्स और क्रिस्टल्स क्या करने लगेंगे? रीअरेंजमेंट करने लगेंगे। रीअरेंजमेंट एंड रीअलाइनमेंट, रीअलाइन होने लगेंगे। उस रीअरेंजमेंट और रीअलाइनमेंट के कारण क्या होगा? ये जो पहले की रॉक थी, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने लगेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज होगा और उसी चेंज के कारण उसकी फॉर्म में भी चेंज दिखाई देगा, एंड हेंस द न्यू रॉक विल बी टर्म्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। जो नई रॉक बनेगी उसे मेटामॉर्फिक रॉक की संज्ञा दी जाएगी। अब ऐसा कैसे होता है? देखो, आपने ग्रेफाइट और डायमंड सुना होगा, एलोट्रॉप्स है ना, होते दोनों कार्बन ही हैं, बट ग्रेफाइट बहुत ब्रिटल है, डायमंड बहुत हार्ड है। अब उसमें है क्या? उनका जो अरेंजमेंट है, एक किसी और केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, दूसरा किसी और केमिकल बॉन्ड के थ्रू, दोनों का अरेंजमेंट अलग है। उन अरेंजमेंट की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। भाई, मैं अपनी बीवी को ग्रेफाइट गिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे डायमंड ही देना पड़ेगा। या मैं कहीं ऐसा बोलूं उन्हें कि लो जी, ग्रेफाइट ले लो और प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर लेना, डायमंड बन जाएगा, पहन लेना। ना रे ना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस हैं, दीज आर लार्ज स्केल। मतलब प्रेशर चेंज होने का मतलब यहां पे क्या है पता है? प्रेशर चेंज होने का मतलब यह है, इस ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक के ऊपर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जाए। कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब ये पहाड़ बन जाए, कोई ऐसा फॉल्टिंग हो जाए जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे प्रेशर चेंज हो जाए। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब कोई ओरोग्राफिक चेंज, ओरोजेनिक प्रोसेसेस, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, ओरोजेनिक मूवमेंट हो जाए, तब तो मैं मानूं। वोल्केनिज्म टेम्परेचर के लिए, अब वोल्केनिज्म इज रिक्वायर्ड ना, टेम्परेचर चेंज करना, वोल्केनिज्म लाइक एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, तब जाके इतना टेम्परेचर चेंज होगा कि वो इसकी फॉर्म को चेंज कर सके। देन वी कॉल इट एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहां पे मुझसे किसी ने सवाल पूछा, महानुभाव ने, कि सर कैसी बावली बात कर रहे हो, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक में आपने कोयला बताया, कोयला दब गया, टेक्टोनिक चेंज हुआ। पेड़ पौधे दब गए, टेक्टोनिक चेंज हुआ, कोयला बन गया। कोयला मेटामॉर्फिक रॉक क्यों नहीं है? बात तो सही है, बट तुमने एक चीज नहीं देखी, वो ये है ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक। ऑलरेडी फॉर्म्ड कंसोलिडेटेड रॉक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे कोई रॉक थोड़ी थे, राइट? तो पहले कोई एक रॉक होनी चाहिए। उस ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक के ऊपर अगर टेक्टोनिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कोयला है, कोयले के ऊपर, कोयला इज अ रॉक नाउ, कैसी रॉक? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। उसके ऊपर चेंज होगा तो वो कोयले की ग्रेड चेंज हो जाएगी, है ना? जैसे आपने बिटुमिनस देखा होगा, बिटुमिनस कोयला अगर है, उसके ऊपर और प्रेशर टेम्परेचर लगा तो आपको एंथ्रासाइट कोल मिल जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। That is something we are planning to explain you. So metamorphic rock, change of form because of pressure and temperature on already consolidated rock, because of the rearrangement and realignment of the minerals and crystal, which lead to the changes in the physical properties, which we call as the metamorphic rock. अब metamorphic rock के अंदर क्या होता है? जब ये रीअरेंजमेंट और रीअलाइनमेंट होता है, जब ये रीअरेंजमेंट होता है, समटाइम्स इट हैज बीन फाउंड, रीअरेंजमेंट जब होता है तब समटाइम्स इट हैज बीन फाउंड, अगर मान लो कोई एक रॉक थी, उसके अंदर जो ये मिनरल्स थे वो एक पर्टिकुलर बैंड लाइक मैनर में क्या होने लगे? रीअरेंज हो गए। दे हैव रीअरेंज्ड देमसेल्व्स इनटू अ बैंड लाइक मैनर। अगर ये बैंड लाइक मैनर के अंदर रीअरेंज हो गए हैं, बैंड लाइक मैनर के अंदर रीअरेंज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, इस तरीके की रॉक को हम फोलिएटेड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड अ रॉक विद द बैंड लाइक अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स, बैंड लाइक अरेंजमेंट, बैंड्स बन जाते हैं इसके अंदर, बैंड्स लाइक अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है, राइट? तो ये भी हमें पता लग गया कि इसमें बैंड्स बन गए, फोलिएटेड रॉक्स है, रीअरेंजमेंट हो गया क्रिस्टल्स का, और इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। एंड जनरली इट हैज बीन फाउंड कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द हार्ड रॉक्स देन देयर ओरिजिनल रॉक्स। हार्ड रॉक्स होती हैं
अब मुझे आप एग्जाम्पल दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं देता हूं आपको एक एग्जाम्पल, मार्बल। भाई जहां पे आपके घर पे मार्बल लगा हुआ है, क्या वो सॉफ्ट है? नहीं रे, अगर सॉफ्टर होता तो किसी दिन मम्मी ने पोछा लगाया और वो रॉक क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। ऐसा नहीं है, हार्ड रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दी हार्ड रॉक्स, दे आर दी हार्ड रॉक्स। तो दीज आर दी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। उस क्लासिफिकेशन को हम जनरली, अगर मैं आपको बताऊं इस क्लासिफिकेशन को, तो उस क्लासिफिकेशन को हम इस तरीके से बांटते हैं कि अगर प्रेशर की वजह से कोई चेंज हो रहा है तो उसे बोला जाता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये जो मेटामॉर्फिज्म हुआ है, इट इज ड्यू टू प्रेशर चेंज। इट इज ड्यू टू प्रेशर चेंज। ठीक है, कोई भी एक रॉक थी, उसके ऊपर प्रेशर चेंज के कारण मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो डायनामिक है। और मेटामॉर्फिक रॉक, ऐसा हम लिख देते हैं, मेटामॉर्फिज्म दो तरीके से हो सकता है। दूसरा थर्मल मेटामॉर्फिज्म। क्या ही है सर इसके अंदर, कहानी खत्म हो चुकी है, बस हम सिर्फ अब एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मेटामॉर्फिज्म, और इसके अंदर क्या चेंज होगा सर? इसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। इसके अंदर क्या चेंज होगा सर? इसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म यानी कि वोल्केनिक लाइक एक्टिविटी। जब ऐसा होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी है, तो किसी रॉक के संपर्क में कौन आएगा? कांटेक्ट में कौन आएगा? मैग्मा, है ना? तो इसी वजह से इसे कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। और ये कब होगा भाई? प्रेशर चेंज कब होगा? जब कोई ओरोजेनिक प्रोसेसेस हो जाएं। ओरोजेनिक प्रोसेसेस हो जाएं। ओरोजेनिक प्रोसेसेस का मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, या कोई टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाए, उस वजह से आपको ये दिखाई देगा। टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाए, उस वजह से आपको ये दिखाई देगा। दिस इज द मेटामॉर्फिज्म। डन रहा? ये है मेटामॉर्फिज्म जो आपको दिखाई देता है। यहां पे अब मेटामॉर्फिज्म के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे। लेट मी टेक यू टू अ जर्नी हेयर, जहां पे देखें मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म का मतलब चेंज इन फॉर्म। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, जिसको हम ओरोजेनिक प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दैट वी रिक्लासिफाई देम दी मेटामॉर्फिक रॉक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ओरिजिनल रॉक अगर ग्रेनाइट थी, ग्रेनाइट अगर ओरिजिनल रॉक थी, उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया नीस। बसाल्ट को शिस्ट बोलते हैं। सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बना, लाइमस्टोन से मार्बल बना, शेल से स्लेट बना, स्लेट से फाइलाइट बना, फाइलाइट से शिस्ट बना, शिस्ट से नीस बना। सो दीज ऑल आर नथिंग बट द मेटामॉर्फिक। एक रॉक से दूसरी रॉक बन जाती है। एक रॉक से दूसरी रॉक बन जाती है। डन। तो आगे बढ़ते हैं यहां पे और देखते हैं। पेरेंट रॉक को प्रोटोलिथ कहा जाता है, और मेटामॉर्फ का मतलब चेंज ऑफ फॉर्म है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे तो बस ये औपचारिकता ही थी जो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात यह है कि ये फोलिएटेड भी हो सकती हैं और नॉन फोलिएटेड भी। कई बार ऐसा जरूरी है, मैंने एक बात लिखी है वहां पे, समटाइम्स इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बैंड, तो फोलिएटेड। जब नहीं होता तब इसको हम नॉन फोलिएटेड कहते हैं। नॉन फोलिएटेड का एग्जाम्पल मार्बल और क्वार्ट्जाइट है, और फोलिएटेड का एग्जाम्पल स्लेट और शिस्ट है। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम इस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बता दिया है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म हम बात कर चुके हैं। देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, यानी कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। तो इस स्लाइड्स की तो सारी बातें ऑलमोस्ट हमने कर ली हैं। बस एक जैसा कि आपको मैंने वादा किया था, एक चीज के साथ कनेक्शन करूंगा यहां पे, वो है ये वाला एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट पे देखें, यहां पे आपको दिखाई देती हैं अरावलीज। अरावलीज, इसको थोड़ा सा अगर आप देखें, चलो नीचे कर देता हूं मैं इसको इस तरीके से ताकि आसान हो जाए। राजस्थान, राजस्थान के अंदर लाइमस्टोन का प्रेजेंस है, और वो लाइमस्टोन इसलिए है क्योंकि आपको विंध्यन रॉक्स दिखाई देती हैं। विंध्यन रॉक्स ये मैं आपको इंडियन रॉक सिस्टम के अंदर पढ़ाऊंगा। अगर लाइमस्टोन है
अरावलीज जो हैं वो सबसे पुराने माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुराना माउंटेन है। तो अरावली के अंदर बहुत सारे टेक्टोनिक चेंजेस हुए होंगे, 4.5 बिलियन साल पुराना है तो टेक्टोनिक चेंज हुए होंगे। तो इस लाइमस्टोन, टेक्टोनिक और वोल्केनिक चेंजेस हुए, लाइमस्टोन किस में बदल गया? मार्बल के अंदर। इसीलिए आपको राजस्थान के अंदर मकराना एक जगह है जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता था पहले, अभी डिस्ट्रिक्ट चेंजेस हुए हैं, आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। मकराना, इस मार्बल को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। अरावलीज के ऊपर ही जब आप, यही अरावलीज के ऊपर जब आप जाते हैं तब आपको अरावली का हाईएस्ट पीक दिखाई देता है, गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर के ऊपर, इस गुरु शिखर के ऊपर यहां पे जैसे ही आप जाएंगे, गुरु शिखर के ऊपर नहीं, गुरु शिखर के रास्ते में आपको कुछ मार्बल के द्वारा ही बने हुए मंदिर दिखाई देते हैं, दैट इज दिलवाड़ा जैन टेम्पल। अब बताओ क्या हिस्ट्री का इससे लेना देना नहीं है? क्यों नहीं है भाई? दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो बने हुए हैं वो भी मार्बल की ही कृति है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान के अंदर अरावली में जो लाइमस्टोन था उसका क्या हुआ? मेटामॉर्फिज्म हुआ। इस लाइमस्टोन का जब मेटामॉर्फिज्म हुआ तो यहां पे बना मार्बल, और उसी मार्बल का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। और यहीं पे अगर आप राजस्थान का मैप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको यहां पे, लेट्स सी दिस, ये राजस्थान का मैप है, यहां पे मध्य प्रदेश है, नीचे का जो ये रीजन है मध्य प्रदेश है। इस रीजन में आपको विंध्यन रेंजेस का कुछ एस्कार्पमेंट्स यहां पे आपको दिखाई देगा, विंध्यन रेंजेस का एस्कार्पमेंट्स यहां पे दिखाई देगा। ये जो रीजन है राजस्थान का, इसे बोला जाता है कोटा। विंध्यन रेंज जो है वो फेमस है किसके लिए? सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। कौन सी रॉक्स के लिए? सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। इसीलिए कोटा में भी एक सेडिमेंट्री रॉक के रूप में आपको एक पत्थर दिखाई देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोटा स्टोन। ऐसे याद रखते हैं चीजों को। यहां पे कोटा स्टोन दिखाई देता है क्योंकि ये कौन सी रॉक, कौन सी रेंज है? दिस इज दी विंध्यन रेंज। और लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन भी एक, कहां गया? लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसीलिए मैंने बोला विंध्यन रेंज के अंदर सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन का इस्तेमाल कौन सी इंडस्ट्री के लिए किया जाता है? लाइमस्टोन का इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। इसीलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आपको सीमेंट इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट दिखाई देगा। राइट, ये है इंफॉर्मेशन, ऐसे याद रखा जाता है। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब लास्ट जो भाग है दैट इज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब एक रॉक दूसरी रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी तीसरी के अंदर, उसी को हम एक साइकिल के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले एक इग्नियस रॉक थी, इस इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई, लिथिफिकेशन हुआ, कौन सी रॉक बन गई? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का कॉम्पैक्शन हुआ और उसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारा इन सेडिमेंट्स बने, इन सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन हुआ, कॉम्पैक्शन से एक रॉक बनी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का हीट एंड प्रेशर के चेंजेस के कारण बनना हुआ मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में। और मेटामॉर्फिक रॉक किसी तरीके से अगर दब गई, मैग्मा का पार्ट बन गई, और उस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से ठंडा होके वापस क्या बन गई? एक इग्नियस रॉक बन गई। ये साइकिल चलता रहता है। जहां पे सेडिमेंट्री रॉक भी आप देख पाएंगे कि सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली मेल्ट हो जाए तो वो इग्नियस रॉक का भाग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मैग्मा बन जाएगी। यहीं पे अगर आप देखें जो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक है, इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक का वेदरिंग होता रहा, सेडिमेंट्स बन गए, तो यही रॉक वापस सेडिमेंट्री रॉक भी बन जाएगी। तो ये रॉक्स एक दूसरे के साथ आपस में साइकिल के रूप में चेंज होती रहती हैं, और इन्हीं चेंजेस से लाइफ की पॉसिबिलिटी भी इस अर्थ पे और आसान हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट रॉक्स आर गोइंग टू गिव अस विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। बिकॉज अभी तक हमने ये चीज देखी कि जितनी ज्यादा रॉक्स हैं उतना उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं, जितने मिनरल्स हैं उन्हीं रॉक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें क्या दिखाई देंगी? सॉइल्स दिखाई देंगी। जितनी ज्यादा सॉइल होंगी उतना ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि उतनी डिफरेंट तरीके की हमें क्रॉप्स दिखाई देंगी। और जितनी ज्यादा डिफरेंट तरीके की रॉक्स होंगी उतना ज्यादा मिनरल कॉम्पोजिशन और हम रिसोर्स रिच होंगे। तो रॉक्स आर नॉट जस्ट द रॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, they are also going to play a crucial role in the determination of the economic activities of any nation. Hope you liked it. Thank you so much. See you next time.